नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल, भारत का हूं, भारत की बात करता हूं। देखिए, सच को सच और गलत को गलत कहना सबसे बड़ा साहस होता है। इंसाफ की हर जंग इसी हिम्मत के आधार पर लड़ी जाती है, लेकिन जब इसमें राजनीति की घुसपैठ होती है तो कई बार मामला बदल जाता है। सियासत के सुरमा इसे अपनी तरह से जनता के सामने पेश करते हैं। यूपी के बहराइच एनकाउंटर के मामले में यही हो रहा है। विपक्ष इस मुठभेड़ को फर्जी बता रहा है तो पुलिस अपनी दलीलों पर मजबूती से डटी हुई है। इस बीच बहराइच हिंसा में मारे गए रामगोपाल मिश्रा की पत्नी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने भी 2 आरोपियों के एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर दिए हैं, लेकिन ये सवाल लीक से हटकर है। आज भारत के बात में आपको दिखाऊंगा केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का त्रिशूलधारी अंदाज। बिहार के सीमांचल में हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर निकले गिरिराज ने कैसे गरमा दिया है सियासी माहौल। पूरी खबर बताऊंगा। साथ ही बात होगी नीतीश कुमार की मुस्कान पर मचे सियासी घमासान की। बात महाराष्ट्र की भी होगी, जहां सीट बंटवारे पर एमवीए में छिड़ी है जुबानी जंग। पूछा जा रहा है आखिर बिग ब्रदर कौन है। लेकिन पहली खबर उत्तर प्रदेश के बहराइच से, जहां 2 आरोपियों के एनकाउंटर पर हिंसा में मारे गए रामगोपाल मिश्रा की पत्नी रोली मिश्रा ने ऐतराज जाहिर किया है। रोली ने कहा कि आरोपियों को सिर्फ पकड़ा गया है, उन्हें मारा नहीं गया, इसलिए यह इंसाफ नहीं है। बहराइच के महाराजगंज कांड में मारे गए गोपाल मिश्रा की हत्या के 2 आरोपियों का पुलिस ने एनकाउंटर किया तो गोली पैर में क्यों लगी? इस सवाल के साथ अब रामगोपाल की पत्नी ने आरोपियों के एनकाउंटर को ही फर्जी बता डाला है। आरोप है कि पुलिस हमारा साथ नहीं दे रही। उन्हें पकड़े तो जरूर हैं, लेकिन उन्हें मारा नहीं गया है। हम लोगों को दिखा दिया गया है कि पैर पे गोली मारी गई है, लेकिन इंसाफ हमारे साथ नहीं हो रहा है। बहराइच हिंसा में पति को खोने वाली रोली मिश्रा ने एनकाउंटर को अपनी नजर में फर्जी बताया, सिर्फ इसलिए क्योंकि इसमें आरोपी जख्मी भर हुए, उनकी जान नहीं गई। तो उधर गिरफ्तार किए गए नामजद आरोपी अब्दुल हमीद के वकील कह रहे हैं कि बहराइच के महाराजगंज में गोली आत्मरक्षा में चलाई गई थी। हमें जो प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है कि सेल्फ डिफेंस में ही गोली चलाई गई होगी, तो उसको भागने की जरूरत नहीं थी। कानून पर पूरा भरोसा है। पुलिस को कोई स्टोरी बनानी होती है तो वे भागने की स्टोरी बनाएंगे। इस बीच वो जगह भी सुर्खियों में है जहां आरोपियों ने हथियार छिपा कर रखा था और बाद में जहां एनकाउंटर हुआ। एबीपी न्यूज़ ग्राउंड जीरो पर वहां मौजूद है। यहीं पर अपराधियों ने जो आला कत्ल है वो छिपाया था और ये असलहा लेते समय उठाते समय उन्होंने पुलिस पर फायर कर दी और इसी दौरान पुलिस ने उन पर जवाबी फायरिंग की, जिस दौरान सरफराज और तालीम के गोली लग गई और पुलिस उनको इन्हीं रास्तों से नीचे उतार कर ले गई। इस बीच गिरफ्तार 5 आरोपियों को पुलिस ने अपर जिला जज के सामने पेश किया। जिला जज ने 5 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। एक तरफ कानूनी कार्रवाई जारी है तो दूसरी तरफ सियासत भी कुलांचे भर रही। एनकाउंटर को लेकर विपक्षी दल योगी सरकार पर हमलावर है। दिल्ली और हैदराबाद तक माहौल गर्म है तो बीजेपी भी पलटवार में पीछे नहीं। कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की कैसे खत्म हो गई है, ध्वस्त हो गई है, बर्बाद हो गई। ऐसे में फिर यही सब कुछ होगा जो होता हुआ दिख रहा है। और हम बार बार कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री से कि आपकी ठोक दो की पॉलिसी संविधान के खिलाफ है। कोई गलत चीज का आप आगाज कर देंगे तो वो गलती चलते रहेगी और कोई भी किसी को उठाकर गोली मार देगा। पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच चल रही है। जो भी दोषी हैं उनको कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसके लिए पैरवी की जा रही है। इस बीच बहराइच में बुलडोजर एक्शन की भी आहट सुनाई दे रही है। रामगोपाल मिश्रा की हत्या के मुख्य आरोपी सहित 1 दर्जन घरों पर नोटिस चस्पा की गई है। यह नोटिस अतिक्रमण हटाने के लिए है। लोक निर्माण विभाग ने 3 दिन के भीतर अवैध कब्जा हटाने को कहा है। अतिक्रमण नहीं हटाने पर बुलडोजर एक्शन हो सकता है। बात करते हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की, जिनकी हिंदू स्वाभिमान यात्रा ने बिहार की राजनीति में खलबली मचा दी है। गिरिराज की ये 5 दिन की यात्रा सीमांचल के इलाके से गुजरेगी। केंद्रीय मंत्री का आरोप है कि यहां हिंदू आबादी लगातार घट रही है और वो हिंदुओं को जगाने आए हैं। भागलपुर में यात्रा की शुरुआत के वक्त गिरिराज को साधु संतों ने
त्रिशूल भेंट किया और उनकी त्रिशूलधारी तस्वीर सुर्खियों में छा गई। भारत का अभिमान है हिंदू। जय श्री राम। अपने अस्तित्व को बचाने की यात्रा है। भारत माता की वंदे। कहाँ चले गए हमारे हिंदू भाई? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हाथ में त्रिशूल उठाया तो समर्थकों की गर्मजोशी आसमान तक पहुंच गई। गिरिराज सिंह, हाथ खड़ा कर गिरिराज सिंह। अगर आप संगठित रहे, एक रहे, तो सशक्त भारत बनेगा। कहने को गिरिराज सिंह बीजेपी के दिग्गज हैं, केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन भागलपुर में हिंदू स्वाभिमान यात्रा के इस मंच से उनका परिचय गिरिराज सिंह हिंदू के रूप में कराया गया। गिरिराज सिंह हिंदू, गिरिराज सिंह हिंदू, हाथ खड़ा कर गिरिराज सिंह। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इस हिंदू स्वाभिमान यात्रा का फोकस बिहार का सीमांचल इलाका है। पहले चरण में गिरिराज सिंह की यात्रा 22 अक्टूबर तक सीमांचल के अलग अलग जिलों से गुजरने वाली है। भागलपुर के बाद ये कटिहार, पूर्णिया, अररिया होते हुए किशनगंज तक पहुंचने वाली है। गिरिराज का दावा है कि सीमांचल में हिंदू आबादी लगातार कम हो रही है और ये यात्रा धर्म की रक्षा के लिए है। भागलपुर में भी हमारी जनसंख्या गिर गई है। अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज में भी हमारी जनसंख्या गिर गई है। अब लोग हमारे पूजा पद्धति पर भी आंख लगाए बैठे। यात्रा इसलिए मैं आपको चेताने आया। गिरिराज ने यहाँ पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं की प्रताड़ना की बात की, बहराइच की हिंसा का जिक्र किया, सनातन की सुरक्षा का हवाला दिया और ये कहते कहते सियासी विरोधियों पर बरस भी पड़े। गिरिराज सिंह की यात्रा ने बिहार का सियासी माहौल गर्मा दिया है। जेडीयू की इस पर पैनी नजर है तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हमलावर दिख रहे हैं। गिरिराज सिंह अगर कहीं दंगा फसाद कराने का प्रयास करेंगे तो राष्ट्रीय जनता दल चुप बैठने वाली नहीं है। बिहार शांति को पसंद करता है, ये बुद्ध की धरती है। वो मुसलमान को एकत्रित कर रहे हैं। हम तो हिंदुओं को दंगा ना हो इसलिए एकत्रित कर रहे हैं। संगठित रहोगे, सुरक्षित रहोगे, बटोगे तो कटोगे। उधर कांग्रेस गिरिराज सिंह की इस यात्रा पर तीखे तंज कर रही। सरकार के मंत्रियों की गलती नहीं है, उनको कोई काम ही नहीं दे रखा तो अपने आप को व्यस्त रखने के लिए लोग कुछ न कुछ नया करते रहते हैं। करने दीजिए, क्या फर्क पड़ रहा है। बिहार में जहरीली शराब से हुई मौत का आंकड़ा अब 37 तक पहुंच गया है। पीड़ित परिवारों का हाल बेहाल है तो सियासत की चाल तेज हो गई है। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक मुस्कान भरी तस्वीर को तेजस्वी यादव ने बड़ा मुद्दा बना लिया। उन्होंने यहां तक कह दिया कि मुख्यमंत्री का इतनी मौत पर हंसना और हंसाना बिहारियों और लोकतंत्र को चिढ़ाना है। आज के दौर में मजाक शब्द अगर कहीं सबसे सटीक बैठ रहा है तो वो है बिहार में पूर्ण शराबबंदी का सरकारी दावा। सिवान से लेकर छपरा तक जहरीली शराब की वजह से मौत की आंधी चली। कम से कम 35 लोगों की जान चली गई। इस बीच गोपालगंज में 2 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत की खबर है। इसमें शराब माफिया लालदेव मांझी भी है, जिसने जेल से बाहर निकलने पर पार्टी दी थी। इसमें जहरीली शराब से अपनी जान गंवाई, साथ में एक और शख्स की मौत हो गई। ऐसा प्रतीत होता है डॉक्टर के द्वारा जैसा बताया गया है कि इन्होंने शराब पी रखी थी। अलग अलग जिले में जहरीली शराब से बीमार हुए 25 से ज्यादा मरीजों का इस वक्त पटना के पीएमसीएच में इलाज चल रहा। कई लोगों की आंखों की रोशनी जा चुकी है। साफ है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शराबबंदी पर सख्त रुख का जमीन पर दिख रहा असर बिल्कुल अलग है। अब जहाँ तहाँ बेचाता, चुआ बतावे लोग, किन किन के लोग पी लेता। देखत नहीं कि कितना आवता निसो लोग, घर के 2-2 आदमी चल गई। जहरीली शराब से मौत का मुद्दा अब राज्य में बड़ा बन चुका है। अगले साल प्रदेश में चुनाव है और विपक्ष सीएम नीतीश कुमार पर हमलावर है। तेजस्वी यादव ने पटना में मेट्रो के निर्माण का जायजा लेने पहुंचे सीएम नीतीश कुमार की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की। इसमें मुस्कुराते दिख रहे नीतीश पर तंज किया और लिखा,
कि जहरीली शराब से 100 से अधिक हत्या होने के बाद भी पटना के बीचों बीच ठहाके लगाकर हंसते मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री, संवेदना तक व्यक्त नहीं करने वाले तीसरे नंबर की पार्टी के मुख्यमंत्री का इतनी मौतों पर हंसना और हंसाना बिहारियों एवं लोकतंत्र को चिढ़ाना है। इतना दुर्भाग्यपूर्ण और ये हादसे बार बार हो रहे हैं। ये तो सरकारी आंकड़ा है ना, उससे ज्यादा की खबर है। ये एक सिंडिकेट ऑपरेट कर शराबबंदी के नाम पर। सरकार अक्षम है, कॉम्प्रोमाइज्ड है। आरजेडी के इस तीखे हमले पर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने तेजस्वी को सावधान किया। और ऐसे अपराधी जो इसके पीछे कहीं न कहीं छुपे हैं, राजद से जुड़े हैं, ऐसे मानसिकता के लोग बचेंगे नहीं। बात महाराष्ट्र की, जहां महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे पर अभी भी पेंच फंसा है। 25 से 30 सीटों पर बात अटकी हुई है। इन पर कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी दोनों दावा कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस ने इसको लेकर अब फाइनल फैसला आलाकमान पर छोड़ दिया है। इस पर शिवसेना यूबीटी ने कांग्रेस पर तीखी टिप्पणी कर डाली है। महाराष्ट्र के नेता है, वो निर्णय लेने में सक्षम नहीं। दोस्त की हैसियत से कभी कभी वो हमें जगाते हैं, कभी हम उन्हें जगाते हैं, हमारे बीच में चलता है। बिल्कुल ठीक 11 दिन बाद महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए पर्चा भरने का काउंटर बंद होने वाला है, लेकिन महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग की गाड़ी आगे बढ़ने को तैयार नहीं। महाराष्ट्र कांग्रेस कह रही है कि विवादित सीटों पर फैसला दिल्ली में आलाकमान की तरफ से होगा, तो उद्धव ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र के कांग्रेस नेताओं की क्षमता पर ही सवाल उठा रही। पूरे जगह महाराष्ट्र को मिला के मुंबई से 20 से 25 जगह जो है उसमें हाईकमांड डिसीजन लेंगी और कल नहीं तो परसों हमारी फाइनल अलायंस की डिक्लेयर हो जाएगी। तो महाराष्ट्र के नेता है, वो निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, ऐसा मुझे लगता है कि बार बार उनको दिल्ली में लिस्ट भेजनी पड़ती है, फिर चर्चा होती है। अब वो समय निकल चुका है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये फैसला हो जाए। संजय राउत ने पहले कांग्रेस नेताओं की क्षमता पर सवाल उठाए, फिर इशारों में अपनी पार्टी को महाविकास अघाड़ी का बिग ब्रदर भी बता दिया। नाना पटोले का रवैया सर काफी अड़िग है, वो अड़ियल रवैया अपना रहे। जिस मुझे मालूम नहीं, शिवसेना के साथ कोई इस प्रकार का रवैया नहीं कर सकता। ये शिवसेना है, हम ज्यादा अनुभवी है महाराष्ट्र के। कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बीच इस कहासुनी के पीछे है पूर्वी विदर्भ, जहां दोनों पार्टियों के बीच सीटों का पेच फंसा हुआ है। बताया जाता है कि कांग्रेस पूर्वी विदर्भ में उद्धव ठाकरे की शिवसेना के लिए कोई सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। कांग्रेस ये दलील दे रही है कि शिवसेना में 2 फाड़ होने के बाद पूर्वी विदर्भ में शिवसेना यूबीटी की कोई ताकत नहीं बची है। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला वैसे तो अभी महायुति ने भी तय नहीं किया है, लेकिन कांग्रेस पर चुटकी लेने में बीजेपी पीछे नहीं। अब उनकी परिस्थिति ये कर दिया है कांग्रेस और राष्ट्रवादी ने, उनको उनके पीछे भागने पड़ रहा है। मुझे दया आती है कि उद्धव ठाकरे जी इतना क्यों उनको शरद पवार जी और कांग्रेस के सामने क्यों झुककर काम कर रहे हैं। बात झारखंड की करते हैं, जहां एनडीए ने सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया है। वहीं बीजेपी 68 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और बाकी बची 13 सीट अपनी सहयोगियों को देगी। हालांकि सीट बंटवारे का ऐलान करते समय असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बड़ी बात कही। उनका कहना है कि इस फॉर्मूले में बदलाव भी हो सकता है। उन्होंने ऐसा क्यों कहा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। झारखंड में सीट शेयरिंग के ऐलान के लिए रांची में एनडीए का मंच सजा। झारखंड के बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रामनामी अंग वस्त्र पहना। आजसू पार्टी के मुखिया सुदेश महतो ने मंद मंद मुस्कुराते हुए हाथ का इशारा किया, रामनामी पहनने से इनकार किया और बेहद औपचारिक अंदाज में झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीट बंटवारे का ऐलान शुरू हो गया। ये 10 सीट में आजसू लड़ने जा रहा है। जमशेदपुर वेस्ट और तमार जनता दल यू लड़ेगा। लोक जनशक्ति पार्टी 1 सीट में चुनाव लड़ेगा। असम के मुख्यमंत्री और बीजेपी की झारखंड चुनाव समिति के सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने 81 सीटों का हिसाब तो लगा दिया, लेकिन इस बात का इशारा वो पहले ही कर चुके थे कि किस्सा अभी बाकी है। अगर हमें लगता है कि कोई 1 सीट में 2 सीट में आजसू आगे और लड़ने से हमारा गठबंधन का फायदा होगा,
या आंसू को लगे कि ये सीट पे बीजेपी लड़ने से गठबंधन का फायदा हो। हम नामांकन का अंतिम तिथि तक पूरा रास्ता खोल के रखा। सीट बंटवारे के ऐलान के बावजूद ये जो चर्चा की गुंजाइश रखी जा रही है, उसके पीछे है डिमांड और बंटवारे का अंतर। झारखंड में आजसू पार्टी 14 सीटें मांग रही थी, उसे 10 सीट मिली। जेडीयू 11 सीट मांग रही थी, लेकिन 2 सीट मिली। इसी तरह एलजेपीआर 5 सीटें मांग रही थी, उसे सिर्फ 1 सीट मिली। और कुछ सीट शेयरिंग के लेकर कुछ सीटों पर चर्चा चल रही है। हम लोग जो भी करेंगे आपके सामने रहेगा और हम लोग मिल के करेंगे। इस राज्य में एक बड़ी जीत एनडीए का हो, यही तैयारी हमारी है। माना जा रहा है कि अगर सहयोगी न माने तो एनडीए में हुए इस सीट बंटवारे का फॉर्मूला बदल भी सकता है। 2019 झारखंड विधानसभा चुनाव में सीटों के मसले पर ही झारखंड में बीजेपी और आजसू के बीच तालमेल नहीं हो सका था। दोनों अलग अलग लड़े थे और बाद में ये हुआ कि बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई। लिहाजा चंद सीटों के चलते इस बार गठबंधन पर आंच आए, बीजेपी शायद ऐसा न चाहे। झारखंड में हमने फैसला किया है, केंद्र ने फैसला किया है, केंद्रीय नेतृत्व ने भी तय किया है कि झारखंड का ये चुनाव एनडीए लड़ेगा मिलकर। अभी कई नेताओं का आगमन होगा, निश्चित रूप से हमारे महागठबंधन के वो नेता हैं। 81 की 81 विधानसभा में इस बार हम भारतीय जनता पार्टी को उनको डब्बे में बंद करेंगे। वहीं दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को दोपहर के वक्त मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत मिली तो शाम होते होते जेल से बाहर भी निकल आए। उनका स्वागत करने के लिए सीएम आतिशी, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पहुंचे। सत्येंद्र जैन ने कहा कि उन्हें मोहल्ला क्लिनिक बनाने की सजा दी गई। वो राजनीति किस दिशा में जा रही है आप सबको दिखाई दे रहा है। अरविंद केजरीवाल ने उस दिशा के खिलाफ काम करने की कोशिश की। मैं तो कोशिश क्या कहूँ, जरूरत की। इन खांटी नेताओं के खिलाफ एक आवाज उठी